This conference will now be recorded. नमस्कार। आयोजित आयुर्वेदीय अभ्यासमाला में आप सभी का पुनः एक बार पुनश्च स्वागत है। आज का व्याख्यान अर्श बहुव्याधिकरत्व इस विषय पे होने जा रहा है। प्रस्तुत कर रहे हैं वैद्य शशिकांत क्षीरसागर, जो पुणे से एक यशस्वी प्रैक्टिशनर है और संयोग से हमारे परम मित्र है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आपका व्याख्यान शुरू करें। येस, व्हिडिओ क्लोज करून टाकू ना आता। येस, ओके। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको शायद अभी अजीर्ण हो गया होगा। एक महीने से संविधानों का आप लेक्चर सुन रहे हैं। मेरी सबसे एक दरख्वास्त है कि आप जो लेक्चर आप पढ़ते हो, टिपिकली यहाँ पे जो स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं वो सिर्फ लेक्चर सुन के उससे छोड़ देना नहीं चाहिए। तो लेक्चर में क्या कम अधिक क्या न्यूनतम चीजें हैं जो हम और एक्सप्लोर कर सकेंगे, वो ग्रंथ में आपका अभ्यास करना चाहिए। अध्ययन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। सिर्फ लेक्चर सुन के अध्ययन नहीं होता। हम जब अध्यापन करते हैं, हम अभी गुरुकुल में सिखाते हैं, तो हमें एक एक्सपीरियंस बहुत सा है कि हम 10-12 साल से गुरुकुल में सिखा रहे हैं। हर एक बार हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हर एक बार कुछ तो भी अलग चीजें हमें ध्यान में आती है। तो निरंतर अभ्यास, निरंतर चिंतन हमारे अध्ययन में होना चाहिए। इसीलिए ग्रंथ के साथ मित्रता अनिवार्य है। ग्रंथ हर समय हमारे साथ होने चाहिए, जिसको हम उपस्थिति बोलते हैं कि ग्रंथ की उपस्थिति हमेशा रहनी चाहिए। हम जब गुरुकुल में या हमारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि डोंट बिकम फॉलोअर्स। आप सिर्फ फॉलोअर मत बनिए, आप कुछ चीजें अपने तरफ से वहां पे इनकॉर्पोरेट कीजिए, कुछ अपने तरफ से उसका अध्ययन कीजिए। जैसे हम अभी टिपिकली चरक, सुश्रुत और वाग्भट का रेफरेंस लेते हैं ग्रंथ में कोई भी सब्जेक्ट सिखाने के लिए। तो हर एक ग्रंथकारों का हर एक व्याधि, हर एक विषय में अलग तरह का एंगल है सिखाने का और निर्देश करने का। तो उसका प्रयोजन क्या है, उसके पीछे कार्य कारण भाव क्या है, ये सब चीजें जानने जरूरी है। तो इसलिए अभ्यास निरंतर होना चाहिए और चिंतन भी, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, उस पर चिंतन होना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी मैं इंट्रोडक्टरी ज्यादा नहीं बोलता हूँ यहाँ पे। हमारा आज का जो विषय है कि अर्श और उसका बहुव्याधिकरत्व। आपको ग्रंथ में जब आप पढ़ते हो तो अनेक तरह के व्याधि हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम जब पढ़ते हैं ग्रंथ में तो अर्श जैसा व्याधि है, वैसा राजयक्ष्मा है, उदर है, प्रमेय है, पांडुरोग है और ग्रहणी है। तो ऐसे व्याधि जिसमें हमको बहुव्याधिकरत्व, ऐसा इसका एक एंगल देखने को मिलता है। जैसे इनके लक्षण ही व्याधि स्वरूप रुग्ण में देखने के लिए मिलते हैं। राजयक्ष्मा तो ऑलरेडी आपको मालूम है, राजयक्ष्मा जैसे व्याधि में हर एक लक्षण में व्याधि कर्तृत्व है। इसलिए ग्रंथ में हर एक लक्षण का टिपिकल अलग तरह का संप्राप्ति, उसकी अलग चिकित्सा, ये सब ग्रंथ में निर्देश किया है। तो अर्श भी ऐसा एक व्याधि है जो उसका प्रधान कारण जो है अग्निमांद्य,
तो अग्नि मंद होना और उसके वजह से अर्श, अतिसार, ग्रहण ऐसे व्याधि होना। बाकी सभी तरह के व्याधि जो अग्निमांद्य से होते हैं, उदर जैसा व्याधि हो और कुछ तरीके के जहाँ पे अग्निमांद्य प्रधान कारण है। तो अर्श भी ऐसा व्याधि है कि जिसमें अग्निमांद्य से व्याधि की संप्राप्ति की शुरुआत होती है। अर्श का जो निर्देश किया है चरक चिकित्सा स्थान में, वो उसका 14th चैप्टर वर्णन किया है चिकित्सा स्थान में। उसका उदर के बाद चरक ने निर्देश किया है कि उदर अर्श त्रिदोषजत्व सामान्य। उदर भी त्रिदोषजन्य व्याधि है और अर्श भी त्रिदोषजन्य व्याधि है। तो क्रम अनुप्राप्त, जिसका हम क्रम देखते हैं व्याधियों का, जब वर्णन करते हैं व्याधि, तो उसमें जो क्रम होता है कि अर्श के बाद कौन सा व्याधि आया है, उदर के बाद कौन सा व्याधि आया है, शोक के बाद कौन सा व्याधि, उसका एक टिपिकल अष्टांग हृदय, चरक और सुश्रुत में कोई टिपिकल उसका सीक्वेंस है और उसका प्रयोजन भी अलग तरीके से है। लेकिन चरक में जो बताया है कि अर्श का जो निर्देश है वो साधारणतः उदर के बाद उसका वर्णन किया है। थोड़ा सा मेरा हिंदी भाषा की वजह से जितना आपके साथ जितना शेयर कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। लेकिन अगर कुछ बीच में प्रॉब्लम आया तो मैं मराठी लैंग्वेज में भी बताऊंगा। कुछ कुछ मेरी हिंदी जरा बागवानी हिंदी जैसी है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। तो उसमें उदर अर्श त्रिदोषजत्व सामान्य बद्ध गुदोदर कारणत्वाच्च अनंतरम अर्शसाम चिकित्सितम उच्यते। कि उदर में बद्ध गुदोदर, ऐसा जो उदर प्रकार वर्णन किया है उसमें अंतर का बद्धत्व और बद्धोदर का प्रधान कारण अर्श भी बताया है। तो इससे अर्श की आपको गरिमा महसूस होगी कि अर्श अगर बढ़ गया तो वो क्या क्या कर सकता है। तो बद्ध गुदोदर कारणात, गुद का उपरोध होना, ये सबसे प्रधान उपद्रव होने का कारण है अर्श में। अर्श में अनेक उपद्रव हमको देखने को मिलते हैं। उसका परम उपद्रव जो बताया है तो उदावर्त, बद्ध गुदोदर कारण के वजह से उदावर्त जैसी संप्राप्ति निर्माण होती है। और उदावर्ता का जो भयानक स्वरूप है वो सिर्फ शारीर भाव पे असर नहीं करता, तो वो मानस भाव पे असर करने लगता है। इसलिए मनोविकार ऐसा उदावर्त में जो कोई उपद्रव वर्णन के, उपद्रव स्वरूप व्याधि वर्णन के, उसमें मनोविकार भी वर्णन किया है। इसका हम विस्तार से बाद में वर्णन करेंगे। पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो, जहाँ पे यहाँ अभी कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए एक्चुअली अर्श की संप्राप्ति कैसे होती है, अर्श के आरंभिक दोष कौन से होते हैं, अर्श में प्रधान दोष कौन सा होता है, ये हालांकि हम पहले से सेकंड ईयर से सीखते आए हैं निदान स्थान। लेकिन जब आपको चिकित्सा व्यवहार करना पड़ता है तो ये चीजें हमेशा हमारे ध्यान में होनी चाहिए। सबसे उसका जो प्रधान वर्णन किया है अष्टांग हृदय में कि अरिवत प्राणिनो मांस कीलक का विषसंतियत, अर्श में जो मांस कीलक उत्पन्न होता है, जो गुद का अभिषणन होके अभिषंदन होके जहाँ पे वो मांस कीलक मांसांकुर तैयार होता है और उससे जो पीड़ा होती है उससे नाश होना, मरणजन्य वेदना प्राप्त हो जाना, यह अर्श का एक प्रधान लक्षण है। अरिवत मीन्स शत्रुवत, जहां पे पीड़ा उत्पन्न होती है उसको अर्श कहते हैं। प्लीज बनेगा किसका, मैं तो मैंने बंद कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे सबसे प्रधान है कि रुग्ण की पीड़ा। हमारे पास चिकित्सा व्यवहार में जब अर्श के रुग्ण आते हैं तो एक दो तरह के रुग्ण होते हैं, जिनमें अर्श है लेकिन लक्षण कुछ नहीं है। यानी स्थानिक जो गुद प्रदेशी जो लक्षण निर्माण होते हैं, गुद में मांसांकुर प्रचित होना, उसमें पीड़ा होना, उसमें शोक होना, उसमें कंडू होना वगैरह वगैरह सब लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे रुग्ण का एक
कैटेगरी हमारे पास आता है, और दूसरा रुग्ण का समूह जो होता है जिसमें साक्षात गुदा प्रदेशी कुष्ठ रोगी लक्षण है, गुदा प्रदेश में कुष्ठ रोगी लक्षण है, ऐसे दो तरह के रुग्ण आते हैं। तो जिनमें गुद असमंत प्रदेशी या गुद प्रदेशी कुष्ठ रोगी लक्षण है, ऐसे रुग्णों का निदान करना कंपेरेटिवली बहुत आसान है। लेकिन कई रुग्णों को लक्षण कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो अर्श का व्यापक उपद्रव स्वरूप जो लक्षण है वो पूरे शरीर में निर्माण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्नोरिंग, जिसको हम स्नोरिंग एक वेरी कॉमन लक्षण है, आजकल हमारे पास रुग्ण आते हैं, तो 100 में से एक 60-70 रुग्णों में स्नोरिंग ये मेजर कंप्लेंट होती है। और ये प्लीज तू बाहेर बस ना, तुझं ऐकून जातं इकडे बेटा, प्लीज असं नको करू, नाही तर मी बंद करू का? सॉरी, तो स्नोरिंग एक वेरी कॉमन सिम्टम लक्षण जो रुग्ण लाते हैं, तो उनमें 100 में से 60 जो रुग्ण हैं जो स्नोरिंग वाले, उनमें कहीं तो भी अर्श का निदान, अर्श के लक्षण कुछ तो भी महसूस होते हैं। ये रुग्ण को भी पता नहीं रहते कि अर्श है। जब हम उसका परीक्षण करते हैं तो परीक्षण में किस तरह से परीक्षण करना चाहिए कि ये ऐसे रुग्ण में हमें अर्श का निदान पता चल सके, ये हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन ऐसे व्यवहार में आने वाले जो दो रुग्ण की कैटेगरी है जिनमें साक्षात लक्षण उत्पन्न होते हैं और जिनमें अर्श के बजाय, स्थानिक अर्श के बजाय शरीर में कुछ लक्षण होते हैं कि उसके हिसाब से उसका हमको कैलकुलेशन करके अर्श निदान करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी बात हमें व्यवहार में देखने को मिलती है। अर्श चिकित्सा, अर्श निदान करते वक्त हमें कुछ बातें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। अयम बहिर्मार्गजो व्याधिस तथा अंतर्मार्गजो पीवा, और उसका अधिष्ठान जो है मांसधरा नाम त्वक, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मांसधरा नाम, ये अधिष्ठान जो बताया है ग्रंथ में शारीरिक स्थान में, और ये बहिर्मार्गज तथा अंतर्मार्गज, ऐसा दोनों तरीकों का व्याधि ग्रंथ में निर्देशित किया है। मांसधरा नामत्व के अधिष्ठान होने की वजह से अर्श का उपद्रव स्वरूप जो लक्षण दिखाई देते हैं, शरीर में जो शारीर भाव मांस प्रदान होते हैं, इन मांस प्रदान शारीर भावों में अर्श का, जिसको हम कहते हैं कि पोस्ट इफेक्ट, हमें देखने को ज्यादा मिलते हैं। अगर हम इस तरह से परीक्षण करें कि जहां पे शारीर परीक्षण करते वक्त जहां पे मांस प्रधान घटक ज्यादा हो, जहां पे मांस सौष्ठव ज्यादा हो, ऐसे टिपिकल जो स्थान है, जैसे पिंडिका है, पिंडिका में काठिन्य होना है, टिपिकल जिसमें अर्श है, ऐसे रुग्ण में एक कॉमन लक्षण दिखाई देता है। कुछ लोगों में टिपिकली हम नासा परीक्षण करते हैं, कर्ण परीक्षण करते हैं, नेत्र परीक्षण करते हैं, कंठ परीक्षण करते हैं या त्वक परीक्षण करते हैं। जैसे पिंडिकोद्वेष्ट या पिंडिका कठिन होना है टिपिकल लक्षण है, वैसे भी जहां पे मशक उत्पत्ति, त्वचा पर सूक्ष्म ऐसे अर्शवत कीलक उत्पन्न होना, ये भी टिपिकल अर्श का लक्षण है। कि कई लोगों को ये पता भी नहीं रहता है कि गुदज अर्श है, लेकिन जब हमारे सामने ऐसे रुग्ण आते हैं कि जिनको 1-2-3 साल से कंटिन्यूसली त्वक मशक उत्पन्न होने स्टार्ट हुए और ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे रुग्णों में हमेशा आपका अनुमान अर्श की तरफ होना चाहिए। इसलिए उस तरह से आपके रुग्ण के हेतु, रुग्ण के लक्षण और रुग्ण का परीक्षण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रुग्ण को पता भी नहीं चलता, लेकिन हम जब गुद परीक्षण करते हैं तब हमें पता चलता है कि रुग्ण के गुद अभ्यंतरवली में कुछ कहां तो भी अर्श का मांसांकुर उत्पन्न हुआ है। तो ये रुग्ण का परीक्षण करते वक्त हमें हमेशा ध्यान में रखने वाली चीज है। दूसरा, अर्श का अभ्यास करते वक्त कि 2 तरीके के अर्श हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। कि जैसे ग्रंथ में बताया है कि द्विविधानि अर्शासी कानिचित सहजानि कानिचित जातस्य उत्तर काले जानी। तो ये डिफरेंस हमें क्यों करना पड़ता है कि सहज अर्श के रुग्ण
याप्त कैटेगरी में आते हैं कि जिनको हमेशा हमें दवाई देनी पड़ती है, जिनके लक्षण कुछ कम नहीं होते। और दूसरे कैटेगरी के जहाँ होते हैं कि जातक से उत्तर काला जानी, जो आगे चल के जब मिथ्या आहार और विहार अग्नि मान्य कर जो अ- अर्श के हेतु में आया है, ऐसे आहार और विहार करने की वजह से जो अर्श उत्पन्न हुए वो साध्य हो सकते हैं या कष्ट साध्य कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो साध्य कैटेगरी में आ सकते हैं। और वाइस वर्सा जो सहज अर्श होते हैं कि जहाँ पे कुलज इतिहास देखने को मिलता है, और ऐसे रुग्ण में जो अर्श उत्पन्न होते हैं वो कंटिन्यूसली इंटरमिटेंटली हमें तकलीफ देने वाले होते हैं। और एक पेशेंट के जो ऐसे रुग्ण में हम जब अर्श देखने को मिलते हैं वो जल्दी से उनका उपशम नहीं होता और कुछ सालों तक उनको चिकित्सा देनी पड़ती है। और ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे दो प्रकार हमें ध्यान में रखना चाहिए। सहज अर्श के हम जब रुग्ण देखते हैं तो सहज अर्श पीड़ित रुग्ण कैसे होते हैं वो व्यक्ति विशेष लक्षण ग्रंथ में वर्णन किए हैं। चरक अगर चिकित्सा आप पढ़ोगे तो वहां पे 8वां सूत्र जो है कि वहां पे टिपिकल जो लक्षण बताए कि ऐसे रुग्ण कैसे होते कि विवर्ण, क्षामो, दीना, प्रचुर विबुद्ध वातम पुरुष, शर्करा अश्मरिमान, ऐसे टिपिकल लक्षण लाए हुए व्यक्ति हमारे पास आते हैं, हमारे सामने आते हैं। तो ये सहज अर्श के लक्षण होते हैं, सहज अर्श के व्यक्ति विशेष लक्षण होते हैं। तो इसमें हमें व्यवस्थित करने को मिलता है कि टिपिकल जैसे कुछ मानस लक्षण भी देखने को मिलते हैं ऐसे रुग्ण में कि प्रध्यान पर रहा, ऐसा टिपिकल लक्षण चरक चिकित्सा में बताया है सहज अर्श के रुग्ण में। तो जिसका शारीर अंशों पे और मानसिक भावों पे भी उसका असर होता है अर्श का, ये टिपिकल उसका लक्षण बताया है ग्रंथ में। अर्श की संप्राप्ति जो बताई है, अगर आप वो पढ़ते हैं तो वहां पे टिपिकली कि पंचात्मा मारुता पित्तम कफो गुदोलित्रयम सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुदजानाम समुद्भवे, कि अर्श में जो भाव विकृत होते हैं कि पंचात्मा मारुता, मारुत यानी वात के पांचों ही प्रकार, पित्त और कफ, ये सब दुष्ट होते हैं और सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुदजानाम समुद्भवे। वो नहीं इथे बस तो पांच ही प्रकार वात के जो प्रकार है वो कुपित होके पित्त और कफ को भी कुपित करते हैं और बुधवली सनिध या बुधवली असमंत प्रदेश वो लेके वहां पे अर्श उत्पन्न करते हैं। सो तस्मात अर्षाणी दुःखानी बहुव्याधिकरणाचे सर्व देहोपदापिनी प्राय कृच्छ्रतमानी। और इसलिए अर्श वर्णन करते वक्त ये टिपिकल लाइन ग्रंथ में निर्देशित की है कि तस्मात अर्षासी दुःखानी बहुव्याधिकराणी। इटसेल्फ ये इंडिकेटिव है कि ये बहुव्याधि कर्तृत्व अर्श में देखने को मिलता है और जिससे सर्व देहोपतापिनी प्राय कृच्छ्रतमानी। अब जो लक्षण उत्पन्न होते हैं व्याधि स्वरूप, ये कैसे होते थे, सर्व देह उपताप करने वाले होते, शरीर का उपताप करने वाले ये सब लक्षण स्वरूप, और जिनमें व्याधि स्वरूपत्व देखने को मिलता है हर एक लक्षण में, ऐसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में हमारे यहाँ अर्श के प्रधानतः बहुत से पेशेंट आते हैं, तो उनमें कलेक्शन करते वक्त हमें ऐसा महसूस हुआ है कि कई लोगों में रुग्णों को पता नहीं चलता अर्श है, लेकिन हम उनमें कुछ परतंत्र ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं और उसका स्वतंत्र कारण जो है अर्श ऐसा देखने को मिला है। तो उसका एनलिस्टिंग किया है, आगे चल के आपको स्लाइड आएगी। तो अर्श का हम डिफरेंशिएशन करते थे वातज अर्श, पित्तज अर्श, कफज अर्श, ऐसा तीनों में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है।
तो जो कॉमन लक्षण व्यवहार में देखने को मिले हैं ऐसे रुग्ण में, इसका ही मैंने यहाँ पे निर्देश किया है। ये सब लक्षण, हेतु, लक्षण और चिकित्सा कोश का संदर्भ लेके इसका कलेक्शन किया है तीनों ग्रंथों में से। तो अर्शसः वातजस्य, ऐसा वातज अर्श में अंगमर्द अक्षेपणम स्फुरणम आयामः उदावर्तः उपघातः स्वरस्य कासः क्षवतु गुल्म द्रवत्वम हृदय या रुद्रव वेदना कट्याम वेदना पृष्ठे शब्दः नादः कर्णयो भ्रम श्वासः। ये टिपिकल लक्षण वातज अर्श के देखने को मिलते हैं। हालांकि इन रुग्णों में पेशेंट को महसूस भी नहीं होता है कि उसको अर्श है, लेकिन ये टिपिकल लक्षण निर्माण होते हैं। जैसे उदावर्त, स्वरूपघात, ये भी लक्षण वातज अर्श में बताया है कि कुछ ऐसे बीच में मेरे यहाँ एक पेशेंट आया था कि उसका स्वरूपघात यानी ऐसा द्विधारी स्वर था। जब वो बोलता था तो दो लोग बोल रहे ऐसा उसका स्वर प्रचित होता था, और बहुत रूखापन स्वर में कर्कश ऐसा ध्वनि उसका आता था। तो उसके लिए उसने बहुत से ट्रीटमेंट लिए थे, लैरेंजोस्कोपी की थी वगैरह वगैरह, सब एलोपैथी ट्रीटमेंट लेके उसमें कुछ नहीं मिला। उसका बायोप्सी भी किया था, उसका सीए लैरिंग्स वगैरह है क्या ये डायग्नोसिस करने के लिए। लेकिन जब उसका परीक्षण किया, उदर परीक्षण, नाड़ी परीक्षण और असमंत सर्व शरीर परीक्षण, उसमें ऐसा पता चला कि यहाँ पे अर्श की तरफ जाने वाली ये संप्राप्ति है। अर्श का मेन उसका कुछ तो भी हेतु मन तत्व है। तो उसके हिसाब से उसका परीक्षण करके हेतु जान के और सब हिस्ट्री लेके ये पता चला कि उसको वातज अर्श जैसे लक्षण है, और उसकी वजह से उसका उपघाता स्वर से यानी वो स्वर का द्विधारी स्वर निर्माण होना, ये लक्षण निर्माण हुआ था। और उसमें कुछ निमित्त हेतु थे कि जैसे वो केमिकल फैक्ट्री में काम करता था, तो वो जो उग्रगंध था उसका डायरेक्टली वो स्थान वैगुण्य होके और अर्श का प्रधान कारण, इसके वजह से वहां पे स्वर व स्रोतस पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ और उसका ये सब लक्षण उत्पन्न हुआ। तो उसमें स्वर प्रसादन करने के साथ अर्शोग्न चिकित्सा के साथ अगर उसकी चिकित्सा की, और उसके बाद उसका 3-4 महीने के बाद वो द्विधारी स्वर था वो अपने आप नॉर्मल में आ गया। जो रुग्ण 2.5 साल में बहुत से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, बहुत से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसका उपशम नहीं हुआ, वो 2-3 महीने में उसका उपशम हुआ। क्षवतु, प्रतिशाय, ऐसे लक्षण तो हमारे पास लेके बहुत से रुग्ण आते हैं। एलर्जिक रिनाइटिस, ऐसे लक्षण लेके आने वाले तो बहुत से हैं, लेबल डायग्नोसिस लेके आने वाले पेशेंट। उनमें तो 100 में से 60 रुग्ण जो है उसमें अर्श के देखने को मिलते हैं। जब आप नासा परीक्षण करते हो तो नासा में कुछ तो भी मांसांकुर उत्पन्न हुआ है, जहाँ पे कुछ तो भी ग्रोथ है हमें देखने को मिलती है। और ऐसे रुग्ण में आपका ठीक तरह से रुग्ण इतिहास, रुग्ण का हेतु परीक्षण किया तो उसमें उसके अर्श की संप्राप्ति तरफ ये सब लक्षण जाते हैं, ऐसा महसूस होता है। और उसको अर्शोग्न चिकित्सा देने के साथ वो मांसांकुर लेखन करने वाली चिकित्सा, स्थानिक प्रतिसारण वगैरह ऐसी चिकित्सा करके उनका प्रतिशाय, चौथ जैसे लक्षण पूरे कम हुए, ऐसा देखने को मिलता है। ये सब लक्षण जो है ये वातज अर्श के लक्षण है जो परतंत्र स्वरूप हमें रुग्ण में देखने को मिलते हैं। तो ये सब वातज अर्श के लक्षण है, हमें ध्यान में रखने चाहिए। दूसरा पित्तज अर्श के मोह, पिपासा, स्वेद, मूर्छा, अतिसार, अधिकत्व मूत्रस्य, ज्वर, ये भी लक्षण बहुत से रुग्णों में देखने को मिलते हैं कि अधिकत्व मूत्रस्य, कि सिर्फ गुद प्रदेश कभी कभार जलन, दाहवत वेदना होती है, और मूत्र अधिक होना, वारंवार मूत्र प्रवर्तन होना, उसमें दाह जैसे लक्षण होना। एक्चुअली मूत्रपृच्छ या मूत्र संबंधित कुछ व्याधि नहीं रहता, उसका मेन जो रीजन है पित्तज अर्श जैसा रहता है। और ऐसे रुग्ण में परीक्षण करके पता चलता है कि इसका पित्तज अर्श में जैसे कुछ भी संप्राप्ति इसमें हो रही है, और उसका चिकित्सा करने के बाद ये लक्षण अपने आप कम हो जाता है। स्वेद प्रवर्तन होना,
तो स्वेद प्रवर्तन होना ये टिपिकल लक्षण है कि सार्वदेहिक स्वेद प्रवर्तन, स्थानिक स्वेद प्रवर्तन की टिपिकल कुछ खाते वक्त स्वेद प्रवर्तन होना, जहाँ पे पित्त का समान वायु और पित्त का ईरण होके जब अन्न पचन होता रहता है, उस समय अगर स्वेद प्रवर्तन बढ़ता है खाते वक्त, भोजन करते समय, ये भी कई रोगों में देखा देखा जाता है कि यहाँ पे उनको मेन रीजन उसका पित्तजर्ष है, और ऐसे रोगों में ऐसा स्वेद प्रवर्तन देखने को मिलता है। तो ऐसे अनेक से लक्षण हमें पित्तजर्ष में देखने को मिलते हैं। कफजर्ष में जो बताया है कि अश्मरी क्लैब्यम पिनसा प्रतिशाय कफ सहितत्वम पुरुषस्य प्रमेहा पांडुरोगा। तो अश्मरी एक प्रधान व्याधि स्वरूप लक्षण लेके हमारे पास रुग्ण आते हैं, जिनका मूल कारण अर्श होता है, कफजर्ष। कि ऐसे रुग्णों में अश्मरी की चिकित्सा करते वक्त हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत से रुग्णों में कफजर्ष प्रधान कारण होता है ऐसे अश्मरियों का। टिपिकल व्यवहार में देखते हैं कि अश्मरी का पातन करके भी और एलोपैथी ट्रीटमेंट करके ऑपरेशन किया है, शस्त्रकर्म किया है, लिथोट्रिप्सी से उसका भेदन भी किया है, लेकिन बार बार अश्मरी उत्पन्न होते हैं। ऐसे रुग्णों में उसका मूल कारण जो है तो वो कफजर्ष होता है। तो उसकी चिकित्सा करने के साथ कि नॉर्मली अगर अश्मरी का आप अधिकरण देखते हो और अर्श का कफजर्ष में चिकित्सा का अधिकरण देखते हो, तो उसमें ज्यादातर ऐसे जो कल्प है कि जो अश्मरी और अर्श ऐसे दोनों फलश्रुति जिनमें है, ऐसे अगर कल्प हम यहाँ पे यूज करते हैं तो अश्मरी पातन अपने आप हो जाता है, आपको अश्मरी की अलग चिकित्सा करने नहीं पड़ती। जैसे कल्याण क्षार जैसे द्रव्य है कि जो अश्मरी भी काम करते हैं और उसका अर्श अधिकरण मेन है। तो ऐसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। क्लैब्य एक प्रधान एक व्याधि स्वरूप लक्षण देखने को मिलता है कि 10-10, 15 सालों से अर्श है और शादी करने के बाद एक 6-7 बरस हो गए, लेकिन अपत्य प्राप्ति नहीं है। ऐसे लोगों में कफजर्ष की चिकित्सा करने के बाद उनमें अपत्य प्राप्ति हुई है, ऐसा व्यवहार में देखने को मिला है। तो ये भी कॉमन आने वाला लक्षण है चिकित्सा व्यवहार करते वक्त। कफ सहितत्वम पुरुषस्य कि कफ का एक तरीके से लेपन होता है अर्श में। जब हम देखने को मिलता है कि स्थानिक अर्श के लक्षण और अर्श में सार्वदेहिक लक्षण, ये सब क्या है कि कफ का उपलेप होने की वजह से ये सब लक्षण निर्माण होते हैं। तो कफज अर्श में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो ज्यादातर सश्लेष्म मूत्र प्रवृत्तम किंवा कफ सहितत्वम पुरुषस्य, ये टिपिकल क्यों होता है? तो कफ का जो आवरण होता है, लेपन होता है, वो अपान क्षेत्र में ज्यादातर होता है, यानी कफावृत्त अपान जैसे लक्षण यहाँ पे ज्यादातर निर्माण होते हैं और उसकी वजह से उसमें क्लैब्य होना, प्रमेय जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे आप कफावृत्त अपान का लक्षण देखते हो चरक चिकित्सा में, तो मधुमेहस्य च आगमा ऐसे लक्षण बताए। तो कफजर्ष में कफ का आवरण होना है, ये प्रधान संप्राप्ति का पार्ट देखने को मिलता है, उसकी वजह से कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। पांडुरोग भी पांडुत्व ज्यादा उत्पन्न होना और शोफ आदि जो पांडुरोग में लक्षण आए ये भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब कफजर्ष में देखने को मिलते हैं। अगर शारीर भाव का परीक्षण करना है हमें अर्श में, तो कौन से शारीर भाव का परीक्षण कर सकते हैं, उससे हमें व्यवच्छेद दिखाई देता है। तो टिपिकल वातजर्ष में कि वर्ण शाव वर्ण किन किन शारीर भाव में उत्पन्न होता है वातजर्ष में? वर्ण शाव त्वची, वर्ण शाव दंतानां, वर्ण शाव नखानां, वर्ण शाव नेत्रयोः, वर्ण शाव पुरुषस्य मुखे मूत्रस्य। इन शारीर भावों में शावत उत्पन्न होना, ये टिपिकल लक्षण जो शारीर भाव में देखने को मिलते हैं, ये वातजर्ष में देखने को मिलते हैं। इसके बजाय कुछ टिपिकल लक्षण दिखाई देते हैं शारीर भाव में, हमको परीक्षण करना पड़ता है। अगर पुरुष परीक्षण किया उसमें ग्रथितत्वम पुरुषस्य, ऐसा टिपिकल लक्षण वातजर्ष में आया है। इसका हम व्यवच्छेद कर सकते हैं। जैसे
पित्तज अर्श में विट भेद बताया है और कफज अर्श में स्त्यानत्व बताया है, सश्लेष्म पुरुषत्व, ऐसा एक लक्षण बताया है। तो पुरुष परीक्षण करके, मल परीक्षण करके हम अर्श का निदान वैविध्य या निदान व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये टिपिकल शारीरिक भाव परीक्षण है वातज अर्श में। पित्तज अर्श में हमें क्या देख सकते हैं, तो वर्ण पीता, वर्ण कृष्ण, वर्ण पीताभ, वर्ण रक्त, त्वची दंतानां नखानां नेत्रयोः पुरुषस्य मुखे मूत्रस्य। इन शारीरिक भावों में पीत वर्णता दिखाई देना, ये टिपिकल लक्षण पित्तज अर्श में है। और पुरुष परीक्षण करने के बाद अधिकत्व पुरुषस्य, पुरुष का मात्रावत आधिक्य होना और उसका विटभेद जैसे लक्षण ये पित्तज अर्श में देखने को मिलता है। कफज अर्श में शारीरिक भाव का परीक्षण करते वक्त वर्णः पांडुः, त्वची दंतानां नखानां नेत्रयोः पुरुषस्य मुखे मूत्रस्य, यहाँ पे पांडुत्व उत्पन्न होना, शुक्लत्व उत्पन्न होना, ये टिपिकल कफज अर्श में लक्षण दिखाई देते हैं। और पुरुष परीक्षण करने के बाद कफ सहितत्व पुरुषस्य, ये लक्षण ग्रंथ में बताया है। अर्श का परीक्षण करते वक्त बुध परीक्षण करना भी अनिवार्य है कि वातज अर्श, पित्तज अर्श और कफज अर्श में बहुत से लक्षण बताए, संस्थान जो बताया ग्रंथ में निर्देश किए वो बहुत से, मैं टिपिकल यहाँ का उसका रिप्रेजेंटेशन की तरफ से टिपिकल कुछ लक्षण बताता हूँ कि वातज अर्शसा, उसमें अर्शसा वक्रत्वम, अर्शसा कठिनत्वम, अर्शसा रुक्षत्वम, अर्शसा श्रावत्वम और अर्शो मुखस्य स्फुटनम, ये टिपिकल लक्षण है जो अर्श का परीक्षण करते वक्त हमें दिखाई देते हैं। अर्श का वक्रत्वम यानी वक्रत्व, उसमें उसका संस्थान या उसका आकार जो है वक्र देखने को मिलता है। और वैसा वर्षा इन कफज अर्श में वहां पे उसका उपचितत्व, उसका एक टिपिकल महामूलत्व, ऐसा टिपिकल लक्षण कफज अर्श में देखने को मिलता है। और पित्तज अर्श में मृदुत्व, अर्शसा दाहत्व, असहत्व, असहत्व स्पर्शस्य, ये टिपिकल लक्षण पित्तज अर्श में देखने को मिलता है। तो स्पर्श असहत्व है और जिसमें स्पर्शस्य सहत्वम, स्पर्शस्य अभिनंदनम, कई हे टिपिकल लक्षण जो कफज अर्श में देखने को मिलता है कि जहां पे स्पर्श करने के बाद सहत्व होना, ये टिपिकल कफज अर्श में देखने को मिलता है। और पित्तज अर्श में असहत्वम स्पर्शस्य, ये लक्षण देखने को मिलता है। कफज अर्श में अर्श का जो संस्थान है, अर्श का जो आकार है, वहां पे उत्थानम अधिकम, उपचितत्वम अर्शसा, अर्शसा पिच्छिलत्वम, अर्शसा महामूलत्वम, जिसका मूल महत है, जिसका स्पर्श पिच्छिल है और उपचितत्व है, जो उसका उपचय जो अधिक है कंपैरेटिवली पित्तज और वातज अर्श के साथ, उसका उपचितत्व अधिक है। और वो त्वची उत्थानम अधिकम, त्वची से उत्थान भी उसका अलग है, अधिक है, ये टिपिकल कफज अर्श का लक्षण है जो हम स्थानिक बुध परीक्षण में कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ जो पेशेंट है जिसका मैंने डाटा कलेक्ट किया था, जिनमें ऐसे लक्षण मिले, ऐसे व्याधि मिले कि जिनका मूल अर्श है, म्हणजे दृश्यमान लक्षण अलग है लेकिन मूल हेतु अर्श है, ऐसे उसका मैंने कैटेगराइजेशन किया था। तो उनमें बहुत से व्याधि देखने को मिले कि जिनका मूल जो है अर्श है, जैसे आपको दिखाई देंगे स्लाइड में, कष्टार्थ, शोफ, कंठ विबंध, श्वास, कास, कर्णबाधिर्य, जीर्ण प्रतिशाय, कटिग्रह, शूल स्तंभ, जिनको हम वर्टिब्रल डिसऑर्डर्स ऐसा लेबल करके हमारे पास रुग्ण आते हैं, तिमिर, अश्मरी, कार्ष्ण्य, कार्श्य, रक्तदाब, हृदरोग, मन्यास्तंभ, क्लैब्य, ग्रंथि, अजीर्ण। अभी इसका शोफ, कंठ विबंध, कंठ विबंध मैंने जैसे बताया कि जैसे स्वरोपघात जैसे लक्षण है या स्नोरिंग जैसे लक्षण ऐसे रोगों में देखने को मिलता है, इनमें मूल अर्श होता है।
कई श्वास व्याधि जो लेके हमारे पास आते हैं, उनका मूल जो है तो गुद मार्ग निरोध होना या उदावर्तजन्य संप्राप्ति होती है, और उससे श्वास ऐसा लक्षण उत्पन्न होता है। काश ये तो टिपिकल आपको अर्श के प्रधान कुछ कफज अर्श में, वातज अर्श में ऐसा लक्षण बताया है। कर्णबाधिरे होना, ये भी एक टिपिकल लक्षण है कि जब हमें अर्श के रुग्ण में दिखाई देते हैं। तो ऐसे रुग्ण में कर्ण संबंधी कोई भी विकृति या देखने को नहीं मिलती। कुछ रुग्ण में कर्ण गुहा में अर्श, कर्ण अर्श देखने को मिलते हैं। अदरवाइज उनका मूल जो है तो सार्वधिक यानी अर्श प्रधान मूल होता है, और उसकी वजह से वात विगुण हो जाना। अब ये सब क्या है तो वात का कोप होना, वात का जो प्राकृत गति है वो मूड हो जाना, उसकी वजह से कर्ण बाधिर्य जो शब्द वर्ण है वो प्राकृत नहीं होता, और वहां पे कर्ण बाधिर्य उत्पन्न, लक्षण उत्पन्न होता है। कटिग्रह शूल स्तंभ, वर्टिब्रल डिसऑर्डर्स। हालांकि हमारे पास लेबल डायग्नोसिस लेके बहुत से रुग्ण आते हैं जिनमें वर्टिब्रल कुछ भी डिस्क हर्निएशन हुआ है, डिस्क बल्जिंग हुआ है, ऐसे टिपिकल लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मूल उनका अर्श होने की वजह से अर्श की चिकित्सा करने के बाद वो हर्निएशन का क्या हुआ, उसका बल्जिंग का क्या हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट उनको उपशम हो जाता है। 100% उपशम हो जाता है। तो ऐसे रुग्णों में उनका मूल निदान जो है अर्श देखने को मिला है। 100 में से अगर 80% अगर रुग्ण देखते हो आप कि जिनको वर्टिब्रल डिसऑर्डर्स है, ऐसे रुग्ण हमारे पास आते हैं, तो उनमें वो परतंत्र लक्षण की तरफ जाते हैं, और उनका मूल जो होता है अर्श या उससे भी अलग निदान दिखाई देता है, वात रक्त जैसा। तो ऐसे रुग्णों का हमें अर्श की तरफ जाते हुए अर्श का निदान और अर्श का चिकित्सा करने के बाद वो अच्छी तरह से उपशम रुग्णों में दिखाई देता है। कुछ तिमिर जैसे व्याधि है, जैसे अकाली दृष्टि मांद्य होना, ये भी कुछ रुग्णों में टिपिकली सहज अर्शी जो रुग्ण होते हैं, बच्चों में अकाली दृष्टि मांद्य होना, उनको कम एज में चश्मा लगना, ये टिपिकल लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे रुग्णों में भी अर्श की तरफ जाने वाली चिकित्सा हम करते हैं, तो उसका उपशम रुग्ण में देखने को मिलता है। पहले जैसे मैंने बताया कि अश्मरी में टिपिकल अर्श का एक प्रधानभूत लक्षण है। कार्ष्ण्य होना और कार्श्य, कई रोगों में ऐसा होता है कि अर्श के कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन कार्ष्ण्य बढ़ता रहता है। तो रुग्णों को पता नहीं चलता कि वो सब स्किन क्यों टैन हो रही है, और जब हम परीक्षण करते हैं तो उनमें कुछ तो भी अर्श का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा निदान करके अर्शोग्न चिकित्सा करने के बाद वो कार्ष्ण्य कम हुआ है, ऐसा प्रचित होता है। कार्श्य होना, कार्श्य भी टिपिकल लक्षण अर्श का एक प्रधान ग्रंथ में बताया है, उसका निर्देश किया है। जैसे वातज अर्श में भी कार्श्य देखने को मिलता है, और कुछ कफ विकारों में कि जहां पे जैसे कफज अर्श है, जहां पे दुष्ट कफ हो, उसका असर सार्वधिक जो प्राकृत कफ हो उसका उस पर पड़ता है। तो जो प्राकृत कफ का संवर्धन करना, शरीर भाव उसका उपचय करना, ये लक्षण कर्म कम होता है और कार्य उत्पन्न होता है। जैसे हेतु कोश में अगर देखते हो आप, तो वहां पे कार्शस्य दुष्ट सहा कफजस्य ऐसा एक हेतु बताया है कि दुष्ट कफ होने की वजह से कार्य होना, ये टिपिकल लक्षण ऐसे रुग्ण में दिखाई देता है। रक्तदाब या हाइपरटेंशन, ये तो एक वेरी कॉमन लक्षण है, हमारे पास रुग्ण लेके आते हैं, लेबल निदान लेके आते हैं कि जिनको हाइपरटेंशन है।
This conference will now be recorded. हाँ, सॉरी जरा तांत्रिक अडचणीमुळे डिस्टर्ब झालं. हाँ, हम यहाँ पे थे कि बहुव्याधिकरत्व हर्ष का बहुव्याधिकरत्व हम किस तरह से हम जान सकते हैं. तो हमारे पास जो व्यवहार में आने वाले रुग्ण हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं, बट उनका जो मूल निदान है वो अर्श होता है. जैसे मैंने हाइपरटेंशन के यहाँ तक हम आ गए थे कि हाइपरटेंशन ये बहुत सा कॉमन वैरायटी ऑफ पेशेंट है कि जो हमारे पास बहुत से आते हैं कि 100 में से अभी हाल में 60-70 पेशेंट तो हमारे हाइपरटेंशन ऐसा लेबल लगा के आते हैं. तो ऐसे रुग्ण में भी अर्श का निदान है प्रधान उसका मूल कारण होता है कि जिसका हम अर्शोग्न चिकित्सा करने के बाद बहुत जनों का हाइपरटेंशन कम हुआ है, कई लोगों के गोलियां भी छूट गए, ऐसा व्यवहार में अनुभव है. हृदरोग हो, मण्यस्तंभ हो, जैसे मैं पहले बताया कि क्लैब्य है, ग्रंथि होना कि ग्रंथि इटसेल्फ है, ये भी क्या है कि एक विकृत ऐसी बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है जिसमें मांस मेद रक्त इन दूषों का अंतर्भाव होता है. और अर्श का उपद्रव स्वरूप भी ग्रंथियों की उत्पत्ति होना ये शरीर में देखी जा सकती है. तो साधारण सा अर्श ग्रंथि अर्बुद ऐसा कॉमन फलश्रुति जिन कल्पों में आई है, जिन औषधि कल्पों में योगों में आई है, ऐसा कल्प हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अजीर्ण होना, वारंवार अजीर्ण होना, ये भी अर्श का एक प्रधान लक्षण है जो व्याधि स्वरूप हमें दिखाई देता है. अर्श का परम उदावर्त जो है कि जैसे उदावर्तो अयम परम उपद्रवः, ऐसा अष्टांग हृदय में बताया है. इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि उदावर्त होने में जिसको हम कारण कह सकते हैं, जिनका मूल आरंभकत्व कहाँ से होता है, तो गुद मार्ग निरोध और उसकी वजह से उदावर्त होना, और यही संप्राप्ति का पाठ उदावर्त होना उपद्रव जो है. तो वेरियस जो लक्षण है, जो व्याधि स्वरूप लक्षण है, वो शारीर हो या मानस हो, वो उत्पन्न करने का सामर्थ्य. तो उदावर्त इसलिए यहाँ पे परम उपद्रव कहा है. उदावर्त का हम निदान करते वक्त कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. उदावर्त का निदान हुआ है, उसका मूल कारण अर्श है, ये ध्यान में रख के चिकित्सा भी हमें अत्यधिक स्वरूप से करनी पड़ती है अर्श में उदावर्त की. क्योंकि उदावर्त का अगर आप त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय में देखते हैं तो वहां पे कुछ दारुण उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं. इसलिए उदावर्त जन्य संप्राप्ति हमें फौरन दूर करनी पड़ती है. और इसलिए तो उदावर्त की चिकित्सा जिस तरह से ग्रंथ में निर्देशित की है, चिकित्सा कोश में या बाकी के ग्रंथों में, तो वहां पे उदावर्त में अभ्यंगम गुदे घृते सह अरिष्ट अभयारिष्ट भोजन पश्चात और भोजन मध्य काले घृताणी विरेचनानी वर्ती धारणम तीक्ष्ण निरोह और चिरकाल स्थित अर्श, वहां पे एरंड मूलादि जैसे यापन बस्ती और पाठादि योग, इनका निर्देश ग्रंथ में किया है. अर्श उद्भव लक्षण या उपद्रव किन अवस्थाओं में उत्पन्न हो जाता है कि कार्शस्य लक्षणम, ऐसा एक ग्रंथ में बताया है कि अर्श एक कार्श का लक्षण भी हो सकता है. दोषस्य स्थान संश्रितस्य गुदगतस्य, दोष अगर गुदगत संश्रित हो गए तो अर्श उत्पन्न करते हैं. बस्ते अनुवासनस्य अयोगस्य, बस्ते यापनस्य अतियोगस्य, वातव्याधे वातस्य कुपितस्य कोष्ठे, वातव्याधे वातस्य कुपितस्य पक्वाशय, विषस्य गर्विषस्य और स्नेहनस्य व्यापदः, ये सब चिकित्सा कालीन व्यापद होने की वजह से अर्श उत्पन्न हो जाता है. अर्श में जो परीक्ष भाव देखने को मिलते हैं कि उदर आधमान गौरव काठिन्य, ये रुग्ण के यहाँ महसूस होता है. गुद परीक्षण डायरेक्टली हम कर सकते हैं.
त्वचा त्वक प्रदेशी कार्ष्ण्य, रौक्ष और त्वकर्ष देखने को मिलते हैं। पिंडिका और शक्ति, जिसमें काठिन्य, असम मांस सहनन। पिंडिका और शक्ति को हम अगर स्पर्श करते हैं तो जो काठिन्य होता है वो बल की ऐसा काठिन्य में देखने को मिलता है। सम मांस सहनन उसमें नहीं रहता। नेत्र के यहाँ शोफ, स्राव, स्फुरण, अक्षिकुट शोफ और टिपिकली नेत्र वर्तमार्श दिखाई देते हैं। नख परीक्षण करते हैं तो कृष्ण, पांडु, पीत वर्ण और रोक्ष और स्फुटन ये नख परीक्षण में दिखाई देते हैं। नासा परीक्षण में रोक्ष, मांस वृद्धि और गंध विकृति। कर्ण बाधिर्य और मांस वृद्धि। नाड़ी कठिन, गुरु, मांस और मेदोगामी। और नाभि स्थान अश्मगर्भ ऐसी नाभि प्रचित होती है ऐसे रुग्ण की। ये सब शारीर भाव परीक्षण करते वक्त हमें दिखाई देते हैं कि रुग्ण में इसका हम अर्श ऐसा निदान कर सकते हैं। तो ज्यादा मैं ग्रंथ का निर्देश, ग्रंथ में जो लिटरेरी पार्ट आया है उसका निर्देश न करके, क्योंकि आप वो पढ़ सकते हैं। व्यवहार में अर्श का व्यवहार कैसा करने चाहिए, अर्श के रुग्ण आते हैं तो उनमें चिकित्सा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका ज्यादा अप्लाइड एस्पेक्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ज्यादा ऑलरेडी हम बहुत एक आधा घंटा हमारा वेस्ट हुआ है, तभी भी मैं ज्यादा से ज्यादा ये केस इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। ये सबसे पहली केस है कि वेरी सिंपल केस है कि जिसमें रुग्ण में लक्षण मेरे पास जब आई थे, स्त्री रुग्ण है, इसका एज 56 है। उसमें तो वर्तमान लक्षण तब थे नासागत रक्तस्राव, शिरशूल, आधमान, मल विबंध। और मेरे पास आई तब वो रक्तदाब ये लेवल निदान लेके आई थी। उस वक्त उसका रक्तदाब 170/100 था। और एट दैट टाइम शी वाज टेकिंग एंटीहाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट। इस रुग्ण के हेतु में कटुरस सेवन, शुष्क परिष्कृतान्न सेवन, आतप सेवन और दधि सेवन ये प्रधान हेतु थे। एक्चुअली गृहिणी थी, लेकिन वो खेत में काम करती थी, सांगली एरिया में काम कर उसका निवास था। तो खेत में एक 10:30-11 के बाद शाम के 5-6 बजे तक खेत में काम करना ये टिपिकल उसका हेतु था। इसके लिए वो आतप सेवन एक प्रधान हेतु था और बाकी कटुरस सेवन, शुष्कान्न सेवन। इसके पूर्वोत्पन्न व्याधि में 2 साल पहले उसको स्रावी अर्श हुआ था और वो टिपिकली जो जनरल प्रैक्टिशनर रहते हैं उनके पास उसने ट्रीटमेंट लिए थी। वहां पे उन्होंने कुछ तो भी लोकल इंजेक्शन दिए, उसके बाद उसका ब्लीडिंग स्टॉप हुआ और तो उसका मैंने निदान अर्श दुष्ट रक्त संवर्जन्य रक्तपित्त ऐसा निदान किया था। और चिकित्सा तत्व में शोधन, विरेचन और स्नेहन रक्त प्रसादन, पानार्थ महातिक्त घृत विरेचन के लिए, और विरेचन के लिए बहावा फंटा और त्रिवृत्तलीय ये विरेचार्थ यूज किया था। विरेचन पश्चात संसर्जन कम करने के बाद शतावरी तेल का मात्रा बस्ती हफ्ते में 1-2 बार, गुदपीचू, एचटी और एरंड स्नेह का। शमन चिकित्सा ये ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें आप वेरियस कॉम्बिनेशन यूज कर सकते। मैंने जो यूज किया था वो मैं यहाँ पे निर्देश कर रहा हूँ। सिर्फ प्रवाह, एचटी, तप्यादि, पाठा मिश्रण, तरुणी निशोत्तर वगैरह ये सब अपान काल में घृताक्षरकर के साथ जो टिपिकली रक्त प्रसादन करने वाले सब द्रव्य है, सब कल्प है। और व्यानोदान काल में माक्षिक प्रवाह, नारायणी कल्प, दुर्वा कल्प, अनंता और रक्तपाचक। तो इस चिकित्सा से उसका बीपी ऑलरेडी कम हुआ और जो नासागत रक्तपित्त का लक्षण था वो भी कम हुआ, पूरा उसका उपशय हुआ। अगर आप ग्रंथ में उसका देखते हो वर्णन, तो अर्श में दुष्ट रक्त स्तंभन करने के बाद जो व्याधि होते हैं उनका जो निर्देश किया है उसमें पहला जो व्याधि है वो रक्तपित्त बताया है। अगर आप कि उसका वर्णन पढ़ते हो चरक चिकित्सा सार में 178 का नाम से सूत्र है, 178 नंबर। रक्तपित्तम ज्वरम तृष्णाम अग्निसादम अरुचकम कामलम श्वेतोज्जूलम बुध वंशाणु संश्रयम।
तो ये सब उपद्रव जो है दुष्ट रक्त स्तंभन से होते हैं। तो इस रुग्णा में अर्श का जो दुष्ट रक्त बह रहा था उसका अकाली उसका स्तंभन हुआ और उसके वजह से ये रक्तपित्त उपद्रव हुआ। तो इसका निदान भी मैंने दुष्ट रक्त स्तंभन जन्य उपद्रव स्वरूप रक्तपित्त ऐसा किया था। उसमें मूल चिकित्सा जो करनी चाहिए कि वो भी अग्निसंदीपनार्थम च रक्तम संग्रहणे च दोषाणाम पाचनार्थम च परम तिक्त उपाचरे। तिक्त रस प्रदान यूज करने को कहा है, ग्रंथ में निर्देशित किया है, इसलिए उसका विरेचन महातिक्त विरुद्ध से और बाकी सब आप द्रव्य देखते हो तो वो रक्त प्रसादन करने वाले, अग्नि पुष्टि करने वाले ऐसे सब द्रव्य है। दूसरी केस है पुरुष एज 45 ऑक्यूपेशन सर्विस करता था। इसके वर्तमान लक्षण थे तो उर प्रदेशी व्रण, किलॉइड स्वरूप ये व्रण थे, 10 बरस से उसके व्रण थे। उस प्रदेश में शूल कुयस्राव कंडू। बाकी लक्षणों में उदर अधमान, उद्गार प्रवर्तन प्रभुत मात्रा में, मल विबंध, शुष्क असमाधान कारक। इस रुग्ण में हिस्ट्री जब ली तो 1996 में इसको अर्श हुआ था, श्रावी। और वो श्रावी अर्श करने के होने के बाद उसने एक एलोपैथी हॉस्पिटल में जाके उसका शस्त्र कर्म किया। उसके अगर हेतु का परीक्षण किया तो उसमें प्रवास, अतप सेवन, विरुडान्न सेवन और मत्स्य सेवन, ये टिपिकल कुछ हेतु थे। उदर परीक्षण में आगमान, अधोदर काठिन्य, नाड़ी वात प्रदान कठिन मांसगामी और अपान का बोध करने वाली। सार्वदेहिक परीक्षण में पिंडी का काठिन्य, त्वक रौक्ष। गुद परीक्षण में काठिन्य, संकोच और रौक्ष, ये सब परीक्षण के फैक्टर थे। इसका पिक्चर ऐसा था जब मेरे पास आया था कि उर प्रदेशी किलॉइड समान एक व्रण हुए थे, उसमें शोफ था, स्राव था और वेदना भी थी। इसका निदान मैंने अर्श उपद्रव अधिमांस जनित दुष्ट व्रण ऐसा किया था। इसका चिकित्सा तत्व जो डिफाइन किया था उसमें दीपन, पाचन, अनुलोमन, शोधन और व्रण कर्म करने के लिए व्रण कर्म स्टार्ट किया था। चिकित्सा में शोधन कर्म में बस्ती निर्देशित किया है ग्रंथ में, उसका यूज किया था, एरंडम मुलादी माधुतेली। इसमें सह यष्टि, रक्तपाचक और मांसोपाचक कल्प ऐसा थोड़ा सा वेरिएशन किया था। और इसके साथ अनुमासन, पिप्पल आदि तेल और यष्टि तेल। स्थानिक व्रण प्रदेश में जलोकाचरण और व्रण कर्म, व्रणाधार्मिक वात धावन, व्रण पिचु और व्रण पिचु दात्यादि तेल का यूज किया था। बाकी जो अभ्यंतर शमन जो द्रव्य है, अभया, विश्वाम्र, पामी, ताप्यादि, मांसपाचक, वगैरह वगैरह, ये व्यानोदान काल में और अपान काल में। एक तरफ रक्त मांस प्रदान करने वाली चिकित्सा व्यानोदान काल में और दूसरी अपान काल में अर्शोग्न, टिपिकल जो दुष्ट दोष अनुलोमन करने वाली जो चिकित्सा है वो यहाँ दी थी। चिकित्सा शुरू करने के बाद वर्णगत काठिन्य कम हुआ, उन्नतत्व भी कम हुआ उसका, ये कुछ मराठी में स्लाइड है। स्राव भी बंद हुआ पूरा, वेदना उपशय 100% हुआ। लेकिन आगे चल के उसमें चिकित्सा में गैप हुई और पेशेंट चिकित्सा खंडित हुई। इसके लिए उसके बाद उसका क्या हुआ ये देखने को नहीं मिला। लेकिन मेरे पास जो 3-4 महीने था पेशेंट, उसमें उसका ये लक्षणों में बहुत अच्छा उपशम मिलने को शुरू हुआ था, जिसमें वर्ण का काठिन्य बहुत सा कम हुआ था। जो त्वक उन्नत था किलॉइड का, वो भी बहुत सा कम हुआ था। त्वक लेवल पे वो सब व्रण का उन्नतत्व आया था। वेदना में 100% उपशय मिला था, लेकिन चिकित्सा में खंड होने के बाद वो उसका आफ्टर उसका अवस्था क्या थी ये देखने को नहीं मिला। तीसरी केस थी पुरुष वय 43, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंसल्टेंट बोल के काम करता था और उसका खुद का भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस था। लक्षणों में उभय नेत्र वर्त्म स्फुरन, रुद्रव, वामता उरुशूल, सतत ध्यान, भय प्रचिति, उद्गार बाहुल्य, नासा नाह प्रतिशाय और आत्मान, ये सब लक्षण उसको 1 साल से थे। एलोपैथी लेबल निदान मेरे पास
सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर ऐसा लेके आया था कि सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर होने की वजह से इसने 2 साल साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी दी और उसके लिए उसने हर तरह के ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह यूज किए और इन लक्षणों में कुछ तो गिरावट नहीं, लेकिन ये सब लक्षण उसके एग्रेवेट हो रहे थे। कुछ कुछ वक्त उसको ऐसा लगता था कि वो एक्साइट हो गया तो उसको पाल्पिटेशन बढ़ता था, भय प्रचिति, स्वेद प्रवर्तन, ऐसे सब लक्षण उसमें दिखाई देते थे। उसके हेतु में यान सेवन रोज रोज उसका जो ट्रैवलिंग था अराउंड 50 to 60 किलोमीटर पुणे से ट्रैवलिंग टू एंड ट्रैवलिंग होता था। विरुडान्न सेवन, अनियमित भोजन काल, अति प्रमाण में पोहे सेवन, प्रमिताशन, अत्यासन और उसका पीरियोडिक स्ट्रेस, ये टिपिकल उसका हेतु था। वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट और वहां पे भी मल्टीनेशनल कंपनी में भी एक कंसल्टेंट था, तो उसकी वजह से मंथ एंड में उसको ज्यादा काम रहता था और उसका स्ट्रेस बहुत बढ़ता था, तो इसीलिए वो कंटिन्यूसली मंथ एंड में जो लास्ट जो उसका वीक रहता था उसमें ट्रिमेंडस वो प्रेशर में रहता था। परीक्षण में उसको दिन में 2-3 बार मल प्रवर्तन, असमाधानकर शुष्क वात, नाड़ी वात प्रदान कठिन मांसगामी और उदर में आधमान अधोदर काठिन्य और बल्कि टेंडरनेस, जैसे मैंने पहले कहा था कि बल्कि काठिन्य उस उदर परीक्षण में महसूस हुआ था। उदर परीक्षण का एक सबसे डिफरेंशिएट करने वाला चीज है कि उदर असमंत यानी सर्वतः उदर काठिन्य हो तो वो टिपिकल ग्रहणी का लक्षण रहता है, और अधोदर काठिन्य और टिपिकल कई जगहों पे काठिन्य हो तो अर्श का लक्षण रहता है। क्षुधा विषम, त्वक रौक्ष और कार्षण्य, गुद परीक्षण में गुद प्रदेश काठिन्य और घन पीटिका, जहाँ पे मांस प्रोरोह उत्पन्न हो सकते हैं ऐसे पीटिका वहां पे मौजूद थी। और आधुनिक वैद्य के अनुसार इस रुग्ण में सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर ऐसा निदान किया था, जिसमें मैंने परीक्षण पश्चात और हेतु परीक्षण पश्चात उसका निदान अर्श और उसका उपद्रव उदावर्त ऐसा किया था। दोष प्राधान्य वात प्रदान और कफाणुबंध, चिकित्सा तत्व दीपन, वातानुलोम और स्नेह। तो इसका संदर्भ में मुझे चरक चिकित्सा स्थान में त्रिमर्मीय जो चिकित्सा अध्याय है वहां पे तदस्य रोगा ज्वर मूत्रपुच्छ प्रवाहिका उद्ग्रहणी प्रदोषा वमी अंधबाधिर्य शिरोभिताप वातोदर अश्लील मनोविकारा, ये पढ़ते समय ध्यान में आया कि अगर उसको उदावर्तजन्य सब लक्षण है, हमेशा उद्गार प्रवर्तन होता है, उदर सतत आधमान रहता है, प्रधमात ऐसा उदर रहता है और शुद्ध प्रवर्तन भी इतना नहीं है, तो ये उदावर्त की तरफ जा रहा है। और इसका परीक्षण करके उसको अर्शोग्न चिकित्सा स्टार्ट की। उसमें गुद प्रदेशी अर्शोग्न तेल के पीछू बस्ती अनुवासन, हफ्तों में 2 टाइम अर्शोग्न तेल और एरंड स्नेह से मात्रा बस्ती, बाकी श्रवण चिकित्सा में पाठा मिश्रण, तप्यादि, भाल, एष्टि, रक्तपाचक, मांसपाचक, अपान काल में गुरुत के साथ, अभयारिष्ट व्यानोदन काल में, और एक अन्न काल इसको सिद्ध तक्र दिया। जो अर्श अधिकार में आए हुए सिद्ध करने वाले जो द्रव्य है उनसे सिद्ध करके उसको तक्र सेवन करने को दिया। उसकी चिकित्सा शुरू करने के बाद 2 हफ्तों में उसके लक्षण में कुछ बदलाव आया। उसमें नेत्र स्फुरण जो रुग्ण को था वो 75% उपशय मिला, वातानुलोमन अच्छी तरह से 40% कम हुआ, उरशल पूर्णतः उपशय, रुद्रव जो होता था उसका 50% उपशय, और यही चिकित्सा मैंने आगे 3 महीने उसके कंटिन्यू की, और उसके साथ महाकल्याण उसको शमन मात्रा में स्टार्ट किया, और उसके साथ केवल अभयरिष्ट और महाकल्याण गुरु ऐसा एक पूरे आगे चल के 6-7 महीने उसको चालू था। तो महाकल्याण गुरु तो इसलिए था कि उसका जो चिंतन अति स्ट्रेस ये जो प्रधान हेतु था, उसका दोषों की गति बदलने में कुछ टाइम नहीं लगता। अगर दोष बाहुल्य शरीर में है और उसका टिपिकल कुछ स्थान अगर उसको मिल गया तो वहां पे जाके वो अलग तरीके के व्याधि निर्माण कर सकते हैं।
तो इसीलिए वो स्थान वैगुण्य दूर करने के लिए अतिचिंतन हेतु स्वरूप जो स्थान वैगुण्य निर्माण हुआ था, इसके लिए उसको महाकल्याणक घृत स्टार्ट किया, और अर्शोगुण और वातानुमान करने वाला, उदावर्त जन्य संप्राप्ति में काम करने वाला अभयरिष्ट उसको स्टार्ट किया। तो ये भी एक टिपिकल केस थे कि जिसमें एलोपैथी निदान साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ऐसा किया था, सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर, लेकिन हमारे फ्रेम से हमें उसका निदान अर्श ऐसा निदान किया था, और अर्श का परम उपद्रव उदावर्तक ऐसा निदान करके चिकित्सा करने के बाद इस रुग्ण में ये सब लक्षण 3 महीने में कम हुए थे। तो ये टिपिकल व्यवहार में आए हुए हमारे पास जो व्याधि होते हैं वो एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं कि प्रत्यक्षम ही अनल्पम, जैसे जो दिखाई देता है वो बहुत कम होता है, और उसके अंदर वाली जो चीजें मूल है वो कुछ अलग ही होता है। दूसरी एक केस थी हमारे यहाँ कि एक्चुअली 2012 में एक केस थी। इस रुग्ण में स्त्री रुग्णा थी, और वो एक हैंडीकैप स्कूल में टीचर बाय प्रोफेशन थी। इस रुग्ण में श्वासक्रुच्छ्रता 7 बरस से, जब मेरे पास आई थी 7 बरस से श्वासक्रुच्छ्रता, कास श्रमोत्तर, उरशूल पृष्ठशूल, भारक्षय, मल विबंध, और वो शुष्क और कठिन मल, ऐसा उसका लक्षण था। एलोपैथी डायग्नोसिस इसका था इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। मेरे पास जब लेवल डायग्नोसिस लेके आए थे तो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज ऐसा एलोपैथी डायग्नोसिस था। इसका सब इतिहास लिया तो 30 बरस पहले उसको प्रसूति पश्चात अर्श उत्पन्न हुआ था, और उसका अपत्य जो तो जन्मतः विकलांग हुआ था, जो मुख और बधिर। सतत उसको लैब में लेके उसको कटिशूल और अर्श के जैसे लक्षण बढ़ गए थे, और उसमें स्थानिक जो वैद्य होते हैं उनके पास चिकित्सा करने के बाद वो स्थानिक अर्शजन्य सब लक्षण कम हुए। लेकिन आगे चल के 5-6 बरस के बाद कुछ अलग हेतु उस रुग्ण में आए थे कि अति अध्व, अति भाषण, अति चिंता, वृक्ष सेवन। कि एक 5-6 बरस के बाद उसका जो अपत्य था वो विकलांग होने की वजह से, मतिमंद और गतिमंद होने की वजह से उसने उसको ऐसे स्पेशल स्कूल में उसको एडमिट किया, और खुद वहां पे जाके सिखाने के लिए स्टार्ट किया। तो वो घर से और स्कूल में जाने के बाद उसको बच्चे को लेके और वहां से फिर घर में आना, ये टिपिकली एक 7-8 किलोमीटर था, और वो पैदल चलती थी। वहां पे जाके जोर से बोलना और सतत संभाषण, ये अतिभाषण ऐसा एक हेतु था, और सतत चिंता अपने बच्चों का आगे चल के क्या होगा। तो ये सब टिपिकल हेतु थे। तो इसका निदान करने का प्रयास मैंने किया कि अर्श प्रधान उपद्रव श्वासकाश, और वो बलवान उपद्रव था, और इसका आगे चल के उसका रूपांतर उरक्षत में होने की संभावना ज्यादा, ऐसा निदान उसका किया था। परीक्षण में मांस शोष, उदर में सर्वतः कठिन, उर परीक्षण में वात प्रधान ध्वनि, उदर परीक्षण अर्श, त्वक रौक्ष और कार्षण्य। चिकित्सा दीपन और स्नेह, ये प्रधान उसको डिफाइन करके चिकित्सा स्टार्ट की। स्नेहपान में शतावरी घृत 15 दिन हर रोज शतावरी घृत का स्नेहपान, सर्वांगाभ्यंग नारायण तेल, और टिपिकली जहाँ पे वैगुण्य था उरा और पृष्ठ प्रदेश में, वहां पे अभ्यंग और पिंड श्वेत शुरू किया। बस्ती में मात्रावस्ती दशम और यष्टि तेल, और एरंड मुलादि माधु तैलिक सयष्टिकल का, ऐसा उसको बस्ती स्टार्ट किया। शमन चिकित्सा में सूक्ष्म श्वासोपास, ताप्यादि विदारी सीतोपलादि चूर्ण, द्राक्षारिष्ट के साथ अनुपान, और प्रातः काल सीतोपलादि लाक्षा सिद्ध क्षीर सघृत। आगे चल के वो उसका रूपांतर उरक्षत में होने की संभावना है, और उसका निदान करके मैंने ये चिकित्सा शुरू की थी, सीतोपलादि चूर्ण और लाक्षा सिद्ध क्षीर। और अपान काल में अर्शोग्न चिकित्सा, मूल हेतु अर्श है, ये ध्यान में रख के ताप्यादि यष्टि अनुलोमन योग, पाठा मिश्रण, अपान काल में घृत सह। 2 महीने के बाद इसका फॉलोअप लिया, तो उसमें श्वास वेगावस्था बहुत सी कम, कास जो लक्षण था उसमें अल्प उपुष है, लेकिन उसमें भी
उतार पड़ना शुरू हुआ था। इसके बाद इस रुग्ण को अमृत प्राश घृत शुरू किया कि अमृत प्राश घृत टिपिकली अधिकरण उसका उरुक्षत है, उरुक्षत और शतक्षिणी एक प्रधान अधिकरण है और वो उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा उसका डिफाइन करके ये अमृत प्राश घृत शुरू किया। 1 महीना चिकित्सा करने के बाद उसमें बहुत सा उपशय उत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ। इस रुग्ण ने 1.5 बरस ये चिकित्सा कंटिन्यू की। उसमें श्वास वेगावस्था अत्यल्प रह गई, उसमें एक 75% उपशय मिला। काश जो सतत रहता था, सतत प्रतत ऐसा काश रहता था, वो भी प्रवास और अतप सेवनोत्तर एक श्रम होने के बाद ही वो आता था, अदरवाइज काश वेग सतत नहीं था। और मेरे यहाँ जब आए थे उसका भार 38 केजी था और एक 1.5 बरस चिकित्सा करने के बाद उसका 41 केजी स्टेबलाइज था। तो ये भी एक टिपिकल केस थी कि जिसमें निदान अलग था, लेबल निदान अलग था, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, लेकिन हमारी ओर से उसका मूल कारण अर्श था। आगे की केस है, ये भी एक स्त्री रुग्ण है, इसका एज 52 है, उसका वास्तव्य अमरावती खानदेश में विदर्भ में था। उसके लक्षण में ललाट, अपांग, शिर, यहाँ पे मांसांकुर उत्पन्न हुए थे और वो भी कठिन स्थिर कृष्णवर्णी, वेदना कंडुदाह। उसको अर्श का इतिहास था, 10 बरस पहले से उसको अर्श था, लेकिन उसके लिए कुछ उसने चिकित्सा नहीं ली। बाकी सर्वांग जो लक्षण दिखाई देते थे उसमें सर्वांग कार्षण, ये प्रभुत्व उत्पन्न हुआ, ऐसा एक लक्षण था। इसके हेतुओं में परिषदान्न सेवन, विरुडान्न सेवन, दधि, कटुरस, चिंता और श्रम। और इसका इंपोर्टेड निदान था, जो लेबल निदान था, वो बेसल सेल कैर्सिनोमा ऐसा निदान था। आयुर्वेद के अनुसार हमारी ओर से हम जब उसका इतिहास लिया और हेतु परीक्षण किया, शारीरिक परीक्षण किया, तो उसमें मूल इतिहास अर्श का मिला। दोष वात कफ पित्तानुबंध, उपद्रव ऊर्ध्व जत्रु प्रदेश में मांसकुर उत्पत्ति। इसका टिपिकल पिक्चर था कि जैसे हॉर्न निर्माण होते हैं, ऐसे टिपिकल हॉर्न्स उसके पूरे ललाट शिर प्रदेश में उत्पन्न हुए थे। और ये बेसल सेल कैर्सिनोमा ऐसा उसका निदान होने के बाद भी मैंने उसको अर्शोग्न ऐसी चिकित्सा की और अर्श की तरह उसको ट्रीट किया। चिकित्सा में शोधन चिकित्सा, उसमें बस्ती पिप्पल आदि तेल अनुवासन 70 ml, एरंडम मुलादी माधु तैलिक, यष्टि मांसपाचक और रक्तपाचक कल्प, स्थानिक लेखन, हरिद्रा योग क्षार तेल का पीचू और अपान आणि व्यानोदान में टिपिकल मंजिष्ठा, रक्तपाचक, मांसपाचक, सूक्ष्म हीरक, दारवी, यष्टि अमृता कल्प और सुकुमार रसायन के साथ ऐसे औषधि योजना इस रुग्ण में स्टार्ट की। और इसमें आप देख सकते हैं कि उसमें जो प्रोग्रेस हुआ था, पहली जो स्लाइड है उसमें अर्शांकुर बहुत बड़े हुए थे। उसके बाद मैंने वो क्षार कर्म करने के बाद और अभ्यंतर चिकित्साओं के साथ अपने आप वो गिरने लगे मांसांकुर। उसमें एक 6 मांसांकुर थे, 6 हॉर्न थे सिर में, उसमें सिर्फ एक ही बाकी रह गया था, अदरवाइज बाकी अपने आप गिर गए थे। कुछ मांसांकुरों को मैंने क्षार कर्म से निकाल दिया था। और तीसरी स्लाइड जो आप देख सकते हैं कि वहां से 70% उस रुग्ण को उपशय था, सिर्फ स्कार रह गए थे, अदरवाइज सब मांसांकुर अपने आप गिर गए थे। तो ये भी एक टिपिकल बेसल सेल कैर्सिनोमा की पेशेंट थी, जिसमें मूल निदान जो है तो मैंने अर्श किया था और अर्शोग्न चिकित्सा के साथ कुछ बल प्रदान करने वाली चिकित्सा है जो टिपिकली व्याधि प्रत्यनिक बोल के हम यूज कर सकते हैं, हीरक भस्म जैसा और सुकुमार रसायन, ये चिकित्सा मैंने यूज की थी और उसका अच्छी तरह से इस रुग्ण में रिजल्ट देखने को मिला। ये भी एक अल्टीमेट केस थी, ये 2019 में मेरे पास आई थी। स्त्री रुग्ण, एज 68, पुणे में वास्तव्य था। एक्चुअली
एक पिछले 8-10 सालों से मेरे पास चिकित्सा लेती है, लेकिन उसको पांडु शोफ ऐसे सब लक्षण थे। एक दिन अचानक उसको गुरु विबंध, उरशूल, स्वेद प्रवर्तन प्रभुत होना, वेपतु और उद्गार विबंध ऐसे एक दारुण ऐसे लक्षण निर्माण हुए, और इस रुग्ण के रिलेटिव ने मुझे फोन किया, ये सब हो रहा है। तो कुछ हृदय संबंधित लक्षण थे, और ये रुग्ण भी बहुत घबराई हुई थी, उसको स्वेद प्रवर्तन प्रभुत हो रहा था, उरुशुद्ध हो रहा था। इसलिए मैंने उनको बोला कि आप वाइटल्स कम से कम चेक करने के लिए पुनरोसो अपना आयुर्वेद हॉस्पिटल है वहां पे जाओ, अदरवाइज आपका नजदीक जो भी क्लिनिक है वहां पे जाके उनको वाइटल्स चेक करो, तब तक मैं पहुंचता हूँ। एक्चुअली मेरा घर और इस रुग्ण का घर इसमें एक 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस था, इसलिए जब तक मैं वहां पे पहुंचू तो कम से कम उसको प्राइमरीली किसी ने तो देखा है, ये कम से कम होना चाहिए, इसलिए मैंने उनको ऐसा एडवाइस किया। तो उनके नजदीक वो दीनदयाल हॉस्पिटल था तो उन्होंने उस हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहां के रजिस्ट्रार ने पहले उनका ईसीजी निकाला, तो ईसीजी में एक्यूट माइक्रोडल इन्फेक्शन था कि पेशेंट रिलेटिव एक तो मेरे पास कौन सा भी सर्दी खांसी से भगने तक कोई भी हो मेरे पास से ट्रीटमेंट लेते हैं, इसलिए उनका ट्रस्ट बहुत था। और मैंने उनको वहां पे भेजा, तो वहां पे उन्होंने एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्ट ऐसा लेके उनको इमरजेंसी इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती होने के लिए कहा, और उनको क्या थ्रोम्बोलाइज करना है वगैरह ऐसा सब बता दिया। But patient's relative are not willing to admit her in allopathy hospital. So they called me and said that do whatever you want to do with only Ayurvedic treatment. We don't want to take any allopathic medicine. तो इसकी वजह से मेरे पे जिम्मेदारी और बढ़ गई, और मैंने उनको पुनरोसु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो वहां पे एडमिट किया तो मेरे पास उसका बाकी सब इतिहास मेरे केस पेपर पे मौजूद था कि उसको अर्श ऑलरेडी 15 बरस साल से अर्श टिपिकल नोन हिस्ट्री थी, और सतत उद्गार बाहुल्य रहता था। उसका भी उदावर्त जन्य संप्राप्ति ऐसा निदान फौरन करके उदावर्त का परम उपद्रव जो है वो हृदय संबंधित ऐसा जान के, लेकिन उसमें उदावर्त ये प्रधान सब संप्राप्ति थी, इसलिए उसको पुनरुस हॉस्पिटल में एडमिट करके हृदयाभिघात से बचाने के लिए फौरन ट्रीटमेंट शुरू की। उसमें कर्म चिकित्सा में उदर कटी शक्ति अभ्यंग और स्वेदन, मात्रावस्ती चिंचा लवण तेल 50 ml, हृदपिचु पुनर्नावादी तेल, उदर पिचु एरंड तेल विद सैंधव, ये इमीडिएट स्टार्ट किया। शमन चिकित्सा में मुहुर्मुहु, ब्रुवाची, लक्ष्मी विलास, नागार्जुना, ब्ररस, जहर मोरा, सुवर्णसूत, और इसका अनुपान अदरक सुरस और मधु। व्यानुदान काल में द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण जो त्रिमर्मीय चिकित्सा में आया हुआ है, अधिकरण मूल उसका। उर रुत्शूल शमनार्थ जो रुद्गौरव रुद्विबंध था उसके लिए अदरक सुरस और घृत का प्रतिसारण। और आहार में विश्वामलक सिद्ध पिया, विश्वामलक यानी एक योग है, उसमें विश्व अमलक और सैंधव ऐसा तीनों योग द्रव्यों का मिश्रण है। अम्ल की 4 भाग, विश्व 2 भाग और सैंधव 1 भाग, ऐसा उसका सम्मिश्रण है। तो इससे सिद्ध की पेय आहारार्थ और बाकी ये सब चिकित्सा उसको स्टार्ट की। आफ्टर ट्रीटमेंट 2 hours शूल पेशेंट is feeling उपशयन शूल लक्षण about 50 to 60%, uro vibanda 50% upashay, and this treatment is continued for 2 days more. On third day patient was discharged with no complaint with any residual lakshana. तो ये मैजिक है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का। हम जब अच्छी तरह से निदान करते हैं उसको उदावर्त की चिकित्सा करने के बाद अपने आप की दोषों का जो अभ्यंतर दोष कोप से अभ्यंतर उदावर्त के कारण से जो वात का क्रुद्धत्व क्रुद्ध गति जो उत्पन्न हुए उदावर्त की, उससे हृदयाभिघात होने की संभावना और हृदय संबंध लक्षण उत्पन्न होना, तो उसको बचाने के लिए हमें उदावर्त दूर करना चाहिए, न कि सिर्फ हृदय की चिकित्सा करनी चाहिए। जो एलोपैथी मेडिसिन कर रहे थे कि उनको आईसीसीयू में एडमिट करके कुछ तो भी करने वाली थी,
लेकिन हमने हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको क्या किया था, उदावरती की चिकित्सा प्रदान की और साथ ही रुधिर वर्धन करने के लिए कुछ चिकित्सा की। तो उससे उसका 3 दिन में पूरा उपशय मिला इस रुग्ण को। ये ईसीजी मैं पर्पसफुली दिखा रहा हूँ। टिपिकली ये ईसीजी आप देख सकते हैं कि एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन का ये ईसीजी है। और डिस्चार्ज करने के बाद वो पेशेंट ने फिर ईसीजी करने का भी वो विलिंग नहीं थे कि अभी हम ईसीजी नहीं करेंगे, हमको अच्छा लग रहा है तो हम इसी पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पेशेंट का भी ट्रस्ट होना बहुत जरूरी था इस केस में। तो ऐसे रुग्ण में भला अत्यधिक चिकित्सा की ओर हमें लेके जाने वाली जो भी कुछ चीजें हैं, उनमें अगर हम अपना स्टेबल माइंड डिस्टर्ब न करके अच्छी तरह से निदान करते हैं, तो हम ऐसे केसेस भी हम अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ये बहुत से स्टूडेंट के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए चिकित्सा मैंने कई स्टूडेंट को प्रेजेंट किया था कि हम हमारे यहाँ ठान लेते हैं कि हम इमरजेंसी मेडिसिन हो, कार्डियक डिसऑर्डर से हम करते, लेकिन अगर इस तरह से हम निदान करते हैं कि हम देखते हैं कि सो कॉल्ड मॉडर्न कार्डियक डिसऑर्डर जो है, जो कार्डियक डिसऑर्डर ऐसा लेबल लेके हमारे पास आते हैं, वो ज्यादातर परतंत्र ऐसे स्वरूप से होते हैं। इन लोगों में एक तो अर्श निदान रहता है, कुष्ठगत वात रहता है या आमाशयगत वात, ऐसे कुछ तो भी मूल निदान रहते हैं। उसकी चिकित्सा करने के बाद अपने आप ये कम हो जाते हैं। इसके लिए हमें कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं रहती। तो ये साधारणतः मैं एक 5-6 केस यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया। मेरा मेन एम था कि अप्लाइड एस्पेक्ट जो हम अर्श का निदान करते हैं, अप्लाइड एस्पेक्ट आपके सामने आए। तो हम इसका जो ग्रंथ में समारोह किया है चरक चिकित्सा स्थान में, कि नित्य अर्श का अगर आप निदान करते हैं तो उसमें आहार, औषध और पान कैसा होना चाहिए। तो उसमें बताया कि वातानुलोमनः च अग्निबल वृद्धिकरः च आहार नित्यम, वातानुलोमनः च अग्निबल वृद्धिकरः च औषधम नित्यम और वातानुलोमनः च अग्निबल वृद्धिकरः च पानम नित्यम। तो आहार, औषध और पान ये हमेशा वातानुलोमन करने वाला और अग्निबल वृद्धि कर, इन गुणधर्मों से युक्त ही होना चाहिए। कोई भी आप आहार यूज करते हैं, कोई भी औषध यूज यूज कर सकते हैं, तो भी वो वातानुलोमन करना चाहिए और अग्निबल वृद्धि करना चाहिए। तो ये टिपिकल चिकित्सा तत्व है अर्श का। इसलिए हमारे पास लक्षण एक्सटर्नल अपीयरेंस कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका निदान, मूल निदान अगर अर्श हो, तो हम उसका कंसेप्ट ऑफ जो असेसमेंट है ऐसे रुग्णों का और कंसेप्ट ऑफ चिकित्सा है, इसी बेस पे रहनी चाहिए कि जो भी हम आहार, औषध और पान यूज कर सकते हैं ऐसे रुग्ण में, वो हमेशा वातानुलोमन करने वाला अग्नि बल वृद्धि कर ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है कि इसमें अग्नि मंद होना ये प्रधान कारण तो ग्रंथ में बताया है, लेकिन व्यवहार में भी इसका हमें पालन करना चाहिए। तो इस तरह से कि अर्श की चिकित्सा जब हम करते हैं तो ऐसे हम और भी बहुत से रुग्ण हमारे पास आते हैं कि जो मैं यहाँ पे टाइम बॉन्डिंग होने की वजह से मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन वर्बली मैं आपको 2-3 केसेस और कह सकता हूँ कि एक हिपैटिक सेलुलर कैर्सिनोमा की पेशेंट थी, मॉडर्न लेवल करके मेरे पास आई थी। उस रुग्ण में पित्तज अर्श निदान करके मैंने चिकित्सा की थी और एक्चुअली हिपैटिक सेलुलर कैर्सिनोमा इसका प्रोग्नोसिस बहुत बैड होता है एलोपैथी निदान से। और जब इसका भी पेशेंट का ऐसा था कि बहुत अच्छा ट्रस्ट था और उनको कुछ भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेना था, कुछ भी बायोप्सी नहीं करना था, केमोथेरेपी नहीं करना था, रेडिएशन भी, ऑपरेटिव भी नहीं करना था, जो भी कुछ हो वो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा ही करना चाहिए, ऐसा उनका मत था। तो इसीलिए उनका सब परीक्षण करके, हेतु परीक्षण करके और सब इतिहास लेके उनको चिकित्सा स्टार्ट की। तो पित्तज अर्श की तरफ जाने वाली चिकित्सा उसको स्टार्ट की थी और सिर्फ
वो हिपेटोसेलुलर कैर्सिनोमा है, इसके लिए सिर्फ उनका पहले एमआरआई स्कैन हुआ था और उसमें पता चला कि वो अमुक अमुक साइज का वो ट्यूमर है हिपेटोसेलुलर कैर्सिनोमा। तो उसकी चिकित्सा 1.5 साल की, 1.5 साल में वो लोकलाइज होगा, हालांकि उसका डायमीटर भी कम हुआ ट्यूमर का, और 1.5 साल में कुछ भी उसके कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी वो सिम्टम नहीं थे उस रुग्ण में। नॉर्मली हिपेटोसेलुलर कैर्सिनोमा अगर आप पढ़ते हो तो उसमें सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो हिपेटिक फेलियर और उसका अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन आसाइटिस होना, पेट में जल संचित होना, ये टिपिकल लक्षण था। लेकिन इस रुग्ण में कुछ भी लक्षण नहीं थे, उसका अग्नि बल अच्छा था, उसका शारीर बल भी अच्छा था, ओवरऑल उसका जनरल कंडीशन बहुत अच्छा था 1.5 साल में। लेकिन 1.5 साल में कुछ ऐसे निमित्त हेतु उसके सेवन में आए और उसका उसको एक हृदयाभिघात जैसा लक्षण निर्माण हुए और डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ के लिए उसने लोकल मेडिसिन लिए और उसकी वजह से उसको कुछ तो भी डिहाइड्रेशन हुआ और वो उस तकलीफ से वो चला गया। अदरवाइज कैंसर की वजह से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन न हो के वो 1.5 साल विदाउट एनी लक्षण, विदाउट एनी मेजर कॉम्प्लिकेशन वो अच्छा खासा जिंदगी बिता रहा था। तो एक टिपिकल ये लक्षण था। तो कैंसर हो या क्लैब्य हो, जिसको वंध्यत्व के भी हमारे पास बहुत से रुग्ण आते हैं, इन रुग्णों में, कैंसर के रुग्ण में या श्वास के रुग्ण में, कास के रुग्ण में, जैसे मैंने बताया कि कुछ मॉडर्न अलग अलग तरह के वो अट्रैक्टिव लेवल लेके हमारे पास आते हैं डायग्नोसिस लेके। ऐसे लोगों को उस पर निर्भर न रह के हमारी तरफ से क्या निदान हो सकता है, तो उसमें अगर ग्रहणी हो तो ग्रहणी की चिकित्सा करने के बाद भी उपशम मिलता है, अर्श हो, पांडु हो, ऐसे कई तरह के निदान हमारे यहाँ हो सकते हैं। तो अर्श के निदान होने वाले भी रुग्ण व्यवहार में बहुत से मिलते हैं। तो इस तरह से हम अप्लाइड एस्पेक्ट तरह से अगर अर्श के व्याधियों के तरफ, अर्श के जैसे व्याधि है उनको अगर देखते हैं तो हम व्यवहार में बहुत अच्छा यश प्राप्त कर सकते हैं। तो साधारणतः मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अगर कई लोगों को, कुछ लोगों को अगर कुछ शंका हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं रीड आउट करता हूँ एक एक प्रश्न, आप उसका यथामति उत्तर दीजिए। अर्श ऑपरेट होने के बाद बहुत सालों के बाद अगर कोई व्याधि उत्पन्न होता है तो आप अर्श का चिकित्सा उसमें करेंगे या और भी व्याधि जो उत्पन्न हुआ है उसके साथ उसका चिकित्सा करेंगे? हेलो सर। हेलो, हाँ, प्रश्न सुनाई पड़ा सर? हेलो, हेलो, अनिल ऐकू सुना येतंय? सर? हाँ, अर्श अर्श का ऑपरेट अगर किया है और उसके बाद बहुत सालों के बाद अगर कोई व्याधि उत्पन्न हुआ है तो उसमें चिकित्सा कैसे करें? हेलो सर। हेलो सर। हेलो, हाँ सर। हेलो, हाँ बोल, हाँ येत आहे। अर्श का ऑपरेट करने के बाद अगर कोई हाँ, व्याधि उत्पन्न होता है तो उसकी चिकित्सा हाँ, कैसे करें? हाँ, अर्श का ऑपरेट करने के बाद भी अर्शों ने चिकित्सा ही करनी चाहिए ना। उसका मांसांग उत्पन्न होना एक स्थूल लक्षण है, लेकिन इसका मूल जो है तो अग्निमांद से स्टार्ट होता है।
अर्श की संप्राप्ति अगर पढ़ते हो आप, तो शस्त्र कर्म करना यानी सिर्फ देना, ये उसका अल्टीमेट चिकित्सा नहीं होती। जब तक आप उसका मूल चिकित्सा नहीं कर सकते, तब तक आपको उसका उपचार नहीं मिलेगा। शस्त्र कर्म के बाद भी अर्श उत्पन्न हुए और शस्त्र कर्म के बाद भी कुछ वेरियस आजार मिलते हैं व्यवहार में, ऐसा देखने को मिलता है। जैसे मेरे केसेस में थे कि कई लोगों को शस्त्र कर्म के बाद रक्तपित्त या कई लोगों को जैसे वो किलॉइड फॉर्मेशन हुआ था, वैसे होते हैं कई लोगों को। और भी कुछ अर्बुद ग्रंथि ऐसे उपद्रव देखने को मिलते हैं। तो उनमें एक तो उपद्रव कैसा है उस हिसाब से हमें चिकित्सा करनी चाहिए। अगर दारुण उपद्रव हो तो बलवंतम तृणमान उपाचरित, ऐसा जो सिद्धांत से, अगर दारुण और बलवान उपद्रव हो तो उपद्रव की प्रधान चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसको मूल कारण अर्श है ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके साथ साथ अर्शोग्न भी चिकित्सा हमेशा कंटिन्यू करनी चाहिए। इन्फार्क्शन के पेशेंट में आपने जो हृदय पिछू प्रयोग किया है वो पुनर्नवादी तेल का, और उदर पिछू जो हाँ है वो एरंड तेल का किया। ऐसे हाँ अलग अलग क्यों तेल पिछू आपने उपयोग किए हैं, उसमें हेतु क्या था? हाँ एरंड स्नेह और सैंधव नॉर्मली उदर आधमान उदावर्त, जैसे इस रुग्ण में क्या था, एक उदावर्त जन्य सक्षम प्राप्ति और हृदय वात की क्रुद्ध गति से हृदयाभिघात न हो, हृदय का बल कम न हो, इसलिए हृदपिचु में पुनर्नवादी तेल यूज किया था। टिपिकली पुनर्नवादी तेल की फलश्रुति आप देखते हो, बाकी द्रव्य समूह देखते हो तो हृदय का बल बढ़ाने वाला ऐसा एक टिपिकल तेल है। और एरंड स्नेह ये जो है वो वातानुलोमन करने वाला और शोधन करने वाला होता है। अगर उसमें हम सैंधव यूज करते हैं तो जो वात की मूढ़ गति हुई है, प्रतिलोमित गति यानी उदावर्तित गति जो होती है, वो अनुलोमन करने के लिए उसका अच्छा खासा उपयोग हो जाता है। इसलिए एरंड स्नेह ये टिपिकल यहाँ पे यूज किया है। और एरंड स्नेह के साथ लेप भी ग्रंथ में बहुत से आए हुए हैं, कि जो टिपिकल उदर आत्माण में आया है, वातज उदर में भी आया है एक लेप, कि जो हम कांजिया और एरंड स्नेह यूज करके वो यूज करना चाहिए। ऐसे लेप भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे एक टिपिकली स्नेह प्रदान ऐसा कुछ तो भी लोकलाइज स्थानिक चिकित्सा की जरूरत थी। यहाँ पे वात जहां जहां से वात की चिकित्सा कर सकते हैं वहां से हमने इस उदावरती की चिकित्सा की इन्फेक्शन पेशेंट में। और वहां पे रुदपिचु पुनर्नवधि तेल और उदर पृचु एरंड स्नेह ऐसा यूज किया। ये क्यों किया, ये द्रव्य क्यों यूज किया, इसके बजाय हम और भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास एरंडस नहीं होता तो मैं क्या करता, तो मैं सादा मेरे घर में अगर कौन सा भी तेल हो, मूंगफली का तेल हो और उसमें अगर सेंधव मिक्स किया हो, उसका अभ्यंग किया तो भी वो उदावृतजन्य आध्मानादिक लक्षण कम हो सकते हैं। द्रव्य का महत्व नहीं है उसमें, कंसेप्ट क्या है, हम किस लिए हम द्रव्य यूज करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो। आपने जो बेसल सेल कार्सिनोमा की केस प्रेजेंट की है, उसमें क्षारक गर्भ के हाँ लिए क्या प्रयोग किया है, कौन सा अर्शोग्न तेल प्रयोग किया है? हाँ अर्शोगना तेल वो पिप्पल्यादि तेल नाम से आया हुआ है अर्श अधिकरण में, चरक चिकित्सा या अष्टांग हृदय, वही अर्शोगुण तेल है। तो अर्शोगुण तेल का पीछू भी आप कर सकते हैं। अर्शोगुण तेल इटसेल्फ अर्शोगुण अधिकरण में आने के वजह से एक 2-3 महीने अगर आप उसका पीछू गुद में रखते हो तो जहाँ जहाँ पे गुदज अर्श हो उसके मस्से अपने आप कम हो जाते हैं। और टिपिकली इस बेसल सेल कार्सिनोमा के पेशेंट में स्थानिक क्षार मैंने यूज किया था, हरिद्रा और यवक्षार ऐसा क्षार तेल में मिक्स करके उसका जिसको हम बोलते हैं अवचूर्णन इस रुग्ण में किया था। और उसके वजह से उसके जो मस्से थे वो धीरे 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 जहाँ पे उसका आरंभ हुआ था त्वचा से वहां से छूटने लगे थे। और टिपिकल कई मस्सों में मैंने उसका यवक्षार सूची भेदन किया था। यवक्षार सूची मीन्स निडल में यवक्षार लेके जो मस्से का बेस नैरो था
कम था बेस, उस बेस में वो नीडल से यवक्षार पूरित करना, यानी वो अंदर इंसर्ट हो जाए, इस तरह से वो नीडल से चुभो के पूरा राउंड ऐसा मैनर से हम उसको यवक्षार सूचीभेदन किया था। अब उसके वजह से उसका 1-1.5 महीने में 6 मस्से जो थे सर के ऊपर, उसमें जो 5 मस्से अपने आप गिर गए और एक ही मस्सा बाकी था। अभी भी उस रुग्ण की चिकित्सा शुरू है। तो उसमें टिपिकल अर्शोग्न चिकित्सा के साथ शरीर में रक्त प्रदान करने वाली चिकित्सा, प्रसादन करने वाली चिकित्सा ऐसे भी स्टार्ट है। अभी अभी इस फॉलोअप में इस पेशेंट के चिकित्सा में कुछ रसायन औषधियों का इनकॉर्पोरेशन किया है, जैसे इसमें सुकुमार रसायन भी यूज किया था। अभी इस रुग्ण में घृतपान शुरू है कि गुडुची और गुडुची शतावरी सिद्ध घृत रुग्ण में शुरू है अभी। अर्श, प्रेगनेंसी में अर्श की चिकित्सा कैसी करें? शोधन चिकित्सा अगर उसमें नहीं कर सकते तो समन चिकित्सा उसका कैसा विचार करें? अर्श में चिकित्सा, प्रेगनेंसी में अगर अर्श हो तो वहां पे चिकित्सा करते समय प्रधान क्या है तो गर्भोपद्रव कौन सा भी न हो, ये ध्यान में रख के चिकित्सा करनी चाहिए। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी में अर्श हो तो उसका यापन ही करना चाहिए। उसको ज्यादातर हम शस्त्रक्रिया भी कर नहीं सकते, शोधन चिकित्सा भी नहीं दे सकते। मैक्सिमम हम वहां पे पिचू वगैरह सब रख सकते हैं, लेकिन पिचू भी कब रख सकते हैं कि जब तक गर्भ स्थिर नहीं हो जाता तब तक। पहले 3-4 महीनों में अगर अर्श हुआ है तो वहां पे पिचू का धारण भी सौम्य, जो वीर्य प्रधान नहीं है ऐसे तेलों का हमें वहां पे यूज करना पड़ता है। जैसे नॉर्मल सिर्फ एरंड स्नेह का यूज कर सकते हैं, एरंड पिचू धारणार्थ। कई लोगों में सिर्फ दाह प्रदान अगर लक्षण हो प्रेगनेंसी में, अर्श के यहाँ दाह तो ऐसे लक्षण हो तो वहां पे सिर्फ शतावरी तेल का पिचू धारण कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो काशी सादी तेल, क्षार तेल वगैरह ऐसे जो उष्ण तेल है उसका हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते। अभ्यंतर चिकित्सा में भी कि किसी तरह से भी शरीर में गर्भ के लिए हानिकारक ऐसे कुछ हालात पैदा ना हो, इस तरह से हम कल्प यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी पूरी हो जाने के बाद यानी आफ्टर डिलीवरी हम ज्यादा एग्रीवेशन से वहां पे चिकित्सा कर सकते हैं। और जैसे बताया कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ मेन कॉज है अर्श होने का, वातजर्श का, कि गर्भपीड़न ऐसे हेतु बताया है कि विषम प्रसूति होना और गर्भोत्पीड़न होना, ये टिपिकल हेतु वातजर्श के बताए। तो उसमें अर्श उत्पन्न हो सकता है और वातज अर्श ही होता है उसमें। ऐसे रुग्ण में सिर्फ स्नेह पिचू करने के बाद भी अच्छा वेदनोपशम होता है और अपना काम चल सकता है। लेकिन अगर पूरी चिकित्सा करनी है तो हमें कुछ काल तक राह देखनी पड़ती है। आफ्टर डिलीवरी हम अच्छी तरह से एग्रेसिवली उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद सर। शायद सब प्रश्न समाप्त हुए हैं, जो रिलेवेंट है वो प्रश्न मैंने पूछे हैं। हाँ, तो हम यही समापन कर दें। यस, ओके। धन्यवाद सर। आयुर्वेदीय आयोजित और आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ ये आयुर्वेदीय अभ्यासमाला का ये जो सत्र है, ये हमारे परम मित्र और एक यशस्वी वैद्य शशिकांत क्षीरसागर सर ने हमें प्रस्तुत किया था। इसके लिए हम सब श्रोताओं की तरफ से और आयुर्वेदीय और आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा इस पर लागू हो सकती है?